नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा वीडियो है, जो मैंने आपको बताया था कि यूपी स्पेशल के साथ में करंट अफेयर है, मतलब करंट अफेयर और यूपी के दोनों के प्रश्न हैं। इनको काफ़ी आप अच्छे से इसको कीजिएगा। 25 प्रश्न हैं, लेकिन प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। करंट अफेयर को भी दृष्टिगत रखते हुए इसको बनाया गया है, तो बाकी आप लोग इसको अपनी जिस तरीके से मैं आपसे प्रश्न पूछता जाऊँ उसी तरीके से आप उत्तर देते रहिए। मैं समझ सकता हूँ कि जो यूपी के नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, वो भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप उत्तर दीजिए। यूपी स्पेशल, अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो अगर यूपी स्पेशल के प्रश्न नहीं आते हैं आपको, तो उनको आप स्किप कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। बाकी आप सब प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बाकी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। शुरुआत में करंट अफेयर के भी हैं, फिर ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर शुरुआत में, बीच बीच में करंट अफेयर के हैं। यूपी स्पेशल के भी बीच बीच में ही, मतलब मिक्सचर है। कुछ करंट अफेयर के हैं, कुछ यूपी स्पेशल के हैं। तो लगभग एवरेज 50-50% का रखने की कोशिश की जाती है। कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आइए देखते हैं यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर का ये टॉपिक। कल का मैं टॉपिक भी आपको बता दूं। जो कल का जो वीडियो आने वाला है वो है इंडियन ज्योग्राफी, साथ में एशियंट हिस्ट्री, मतलब भारतीय भूगोल के साथ में प्राचीन इतिहास का कंबाइंड वीडियो आएगा। तो कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो मेरा टॉपिक, यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे शामिल किए गए। समय ज़्यादा आपका नहीं लूँगा। कल का जो मैंने वीडियो बनाया काफ़ी लंबा चला गया। जब मैंने बाद में देखा तो 30 मिनट के ऊपर वीडियो था। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो को कम से कम 25 मिनट के अंदर ही समेटा जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो आप कोई देखता भी नहीं है, और ज़्यादा लंबे वीडियो की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि 25 प्रश्नों के लिए आपको मैक्सिमम 25 प्रश्न आपको लगना भी चाहिए, 25 मिनट लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर की शुरुआत के क्वेश्चन है, ये देखते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको बताना है। तो इसमें आप बताइए, 5 सेकंड आपके पास टाइम है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो हो जाएगा C 112, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में। इसमें जो देखेंगे तो भारत का स्थान कौन सा है, 112वें स्थान पर है भारत। तो पहले का क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में किस राज्य ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 सेस लगाया है। तो इसका उत्तर मैं देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हो जाएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके आय पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और सरकारों के पास पैसे नहीं बचे हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी दौर में देखेंगे तो नागालैंड ने इस दौर में क्या किया है कि जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उन पर क्या किया है, 5, मतलब कि अलग अलग उत्पादों पर पेट्रोलियम पे 6 रुपये, इसी तरीके से डीजल पे शायद 5 रुपये, आप देख लीजिएगा। लेकिन जो सेस लगा दिया, कट लगा दिया गया है। तो क्या किया गया, इससे क्या किया जाएगा, राज्य की आमदनी इससे थोड़ी बढ़ेगी, ताकि उसके जो ज़रूरी खर्चे हैं उनको उसकी भरपाई की जा सके। उसीलिए टैक्स लगाया है नागालैंड ने। तो याद रखिएगा। और मैंने पेट्रोलियम के ऊपर एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने आपको बताया है कि पेट्रोलियम के उत्पादन से लेकर के अंत तक जब पेट्रोल हमारी गाड़ी में पड़ता है, तो उसके बीच में पेट्रोल की जो टैक्स वगैरह है, किन किन रास्तों से होते हुए वो गुजरता है, कहाँ कहाँ पर उसके चरणों में टैक्स लगाए जाते हैं, वो मैंने वीडियो बना रखा है। आप उसको देखिएगा, जिसमें आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। राज्य क्या करते हैं, अपने जो टैक्स है उसको भी वो बढ़ा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बढ़ा सकती है। तो ये समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, नागालैंड सही। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही हो जाएगा, मेजबानी कौन करेगा। तो इसकी मेजबानी जो करेगा वो सर्बिया करेगा। ऑप्शन ए सही है। भारत मेजबानी करने वाला था, लेकिन भारत ने इसमें कुछ पैसे वगैरह भी कुछ देने पड़ते हैं, तो भारत ने नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, इनकी मेजबानी जो थी भारत से हटा करके सर्बिया को दे दी गई। कुछ जुर्माना वगैरह भी भारत पे लगाया गया है। तो उस क्रम में, लेकिन आप इतना याद रखिए, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा, वो सर्बिया करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए 3 तक हम पढ़ चुके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा 4 का बी सही है, 1998 सही हो जाएगा। 4 का बी सही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जीवन शक्ति योजना का संबंध
किस राज्य से है, तो आपको बताना है जीवन शक्ति योजना का संबंध किस राज्य से। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। तो जीवन शक्ति योजना का संबंध मध्य प्रदेश से। हाल ही में ये योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत बताया गया है कि जो रहने वाले घर पे रहने वाली महिलाएं हैं वो क्या करें, मास्क बनाएं, और उन मास्क जब बनाएंगी तो उनका जो सरकार है उनसे 11 रुपये की दर से वो मास्क खरीदेगी। ये इसको बोला गया है जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश के। 5 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन सा कथन सही, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो आप बताइए कौन सा सही है। जिसमें दिया हुआ है लव कुश बैराज का उद्देश्य कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है। दूसरा है गोकुल बैराज यमुना नदी पर निर्मित है। तो सही है, गोकुल बैराज का उद्देश्य कानपुर नगर में पेयजल उपलब्ध कराना, गंगा नदी पर निर्मित है। और गोकुल लवकुश बैराज जो है वो गंगा नदी पर निर्मित है, कानपुर नगर में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। और गोकुल बैराज यमुना नदी पर निर्मित है, ये भी सही है, अर्थात 6 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। जिस तरीके से मैं प्रश्न पढ़ता जा रहा हूँ आप उसी क्रम में आप इनके उत्तर भी देते जाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्नों को हेर फेर नहीं किया गया। करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है, लेकिन उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि आप डेली के तौर पर जब आप देखते हैं न्यूज़पेपर में तो अलग अलग चीज़ों के न्यूज आती रहती है, लेकिन सब चीज़ें इंपॉर्टेंट आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से नहीं होती। जो आज है हो सकता है कल वो चेंज हो जाए, इस वजह से उन तथ्यों को शामिल किया गया है जो वर्ष भर लगभग अब चेंज नहीं होंगे। परीक्षाओं में उनसे संबंधित प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, उन्हीं करंट अफेयर को इसमें शामिल किया गया है। जो सूचकांक वगैरह है जो 2020 का वो तो आ गया, तो वो तो बदलने वाला नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। मैंने योजना पूछी तो योजना किसने लॉन्च किया, तो ये भी सही है। और भविष्य में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसने कोविड-19 टैक्स लगाया, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सब परीक्षाओं में प्रश्न आ जाएंगे, इसलिए इनको याद रखें। मैं उस तरीके के कोई प्रश्न नहीं डालूंगा जो आज है कल उनका कोई अस्तित्व ना रहे, मतलब कि उस तरीके के प्रश्न तुम चेंज हो जाए उनको मैं नहीं डालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सही नहीं है बताना है। याद रखिए कौन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का नामकरण 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा 8 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया। तो आप लोग बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें आप देखेंगे तो 7वें का जो है वो दूसरा वाला जो है वो गलत है। 8 नवंबर 2000 नहीं है, वो 9 नवंबर है। 9 नवंबर 2002 को उत्तराखंड अलग हो जाता है। पहला तथ्य सही है, उत्तर प्रदेश का नामकरण 24 जनवरी 1950 को हुआ है। तो 7 का जो है वो दूसरा वाला, मतलब 7 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 वही जो गलत, मतलब दूसरा वाला ही है जो सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में कौन सी नदी 3 राज्यों से बहती है। आपके सामने नदी दी गई है, आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियाँ 3 राज्यों से होकर बहती हैं। कूट मतलब आपको दिए गए चंबल, बेतवा, केन और कूट के आधार पर उत्तर देना है कौन कौन सी हैं। आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका मैं उत्तर देता हूँ। तो इसका जो उत्तर सही हो जाए, देखिए चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान फिर यूपी 3 राज्यों में बहती है। बेतवा जो है ये यूपी और एमपी में ही बहती है, मतलब 2 राज्यों से बहती है। केन भी यूपी एमपी में है, 3 राज्यों से सिर्फ चंबल नदी बहती है जो प्रश्न में दिया गया है। तो 8 का ए सही हो जाएगा, केवल 1। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सब रिपीटेड प्रश्न है, ये तो आप जान ही रहे हो। कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो कौन प्रसिद्ध है बताइए आप। तो कालीन उद्योग के लिए भदोही प्रसिद्ध है, तो 9 का ए सही हो जाएगा। कल मैंने पूछा था कि लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि कोई बेगूसराय से है, तो कोई लखनऊ से ही है, कोई कानपुर से है, तो कोई हरियाणा से है। इस तरीके से लोगों ने अलग अलग जगहों से कमेंट किया। कोई संभल से था, तो कोई वाराणसी से है, कोई प्रयागराज से है, कोई पीलीभीत से था। तो अन्य अन्य ज़िलों से लोगों ने, कोई अलग अलग ज़िलों से लोगों ने कमेंट किया। लेकिन इस दौर में सबसे अच्छी बात ये रही कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप कहाँ से हैं, ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, जब मैं देखता हूँ कि अररिया से किसी का कमेंट आता है और वो कहते हैं कि मैं अररिया से हूँ और मेरे 22 क्वेश्चन सही है, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जिन तरह के लोगों की लगन है, वो पढ़ाई के लिए आगे अग्रसर हैं, इस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और प्रश्नों का लहजा इतना आसान नहीं है कि आप उनको कर पाएँ, लेकिन फिर भी अगर जो आप उस दौर में 22 सही कर पा रहे हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हुए भी, तो बहुत
बड़ी बात होती है। और इसी तरीके से अपने लगन लगाए रखें और प्रश्नों को हल करते रहें। जो गलत हो रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी बनाएं कि जो गलत हो रहे हैं 22 आपके सही हैं, 3 जो गलत हो जा रहे हैं तो उनको कैसे आप उनको मैनेज करेंगे। तो 3 जो प्रश्न गलत हो जा रहे हैं उनको भी आप सही करिए और 25 में 25 कोशिश कीजिए कि 25 में 25 इसमें ना सही तो एग्ज़ाम हॉल में जितने आपका प्रश्न होता है वो आप उतने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और आप जरूर सफल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, 9 हो गया है। भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। 10 का ए सही है। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एसबीआई का? तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही, मतलब ए सही हो जाएगा, सी श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, अजय वारियर 2020 की युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य में हुआ है? तो आपको बताना है किन 2 देशों के मध्य हुआ है, बताइए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाएगा, अजय वारियर का मतलब अजय वारियर भारत और यूके के बीच में हुआ है। 12 का ए ऑप्शन सही है। आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज दक्षिणायन से उत्तर की ओर आ रहा है इस दौर में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब तो सूरज मकर विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर आने वाला है। 22 शायद, हाँ 21 जून को वो कर्क रेखा पर लगभग आ जाएगा। तो उस दौर में क्या होगा, गर्मी और बढ़ जाएगी। तो गर्मी का दौर बढ़ रहा है। जबकि आपको मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, इस समय सूरज जो है वो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर है। जबकि जनवरी में पास होता है, लेकिन फिर भी जनवरी में हम लोगों को ठंडी पड़ती है। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि सूरज दूर है, मुद्दा ये है कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सीधी सी बात है, जब किरणें सीधी हैं तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। तो उसी दौर में देखिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब सूरज क्या हो रहा है, कर्क रेखा की ओर आ रहा है। जब कर्क रेखा के बाद फिर वो धीरे धीरे नीचे जाएगा तो फिर हम लोग फिर धीरे धीरे बरसात के बाद फिर सर्दी में एंटर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है? मतलब विश्व आर्द्र दिवस 2020 का मुख्य विषय क्या है बताइए। आपको बता दूं आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जो 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आर्द्र भूमि का, पहली बात तो मैं बता दूं आर्द्र भूमि वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र। आर्द्र है भूमि ऐसी भूमि जहाँ पर नमी ज़्यादा हो और रुका हुआ पानी का रुकाव हो, उन क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं। प्राकृतिक तौर पे कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है, वहाँ पे थोड़ी जैव विविधता आपको देखने को थोड़ा मिल जाती है। बाकी रामसर समझौता हुआ था जिसके तहत क्या हुआ था, जिसके तहत आर्द्र भूमियाँ घोषित की जाती हैं। जैसे आप भारत में देखेंगे तो कई सारी आर्द्र भूमियाँ हैं। इससे पहले मैंने करीब महीने या 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आर्द्र भूमियों के ऊपर। आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आर्द्र भूमि को काफ़ी अच्छे से मैंने बताया था। ईरान के रामसर सम्मेलन में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, रामसर भूमि इस आर्द्र भूमि को बोला जाता है। वैश्विक स्तर पर चिन्हित की जाती हैं जगहें जिनको आर्द्र भूमि घोषित किया जाता है। फिर आर्द्र भूमि में ही एक आती है बात कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है। जब आर्द्र भूमियाँ क्या हो जाती हैं कि मान लीजिए उनमें जो आर्द्र भूमि का संरक्षण नहीं कर पाते हैं, फिर उनमें जो मानक है उन मानकों से अगर जो खरा नहीं उतर पाते हैं, वहाँ पे किसी तरीके से प्रदूषण वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर उनमें उनको क्या कर दिया था, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में घोषित कर दिया जाता है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जैसे मान लीजिए वो घोषित किया गया था चिल्का झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया। चिल्का झील में गाद बहुत जमा हो गया था। खैर उड़ीसा सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया और गाद वगैरह को हटा करके वो उसको फिर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से भी उसको हटा दिया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमियों का योगदान काफ़ी बढ़ करके है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो डी सही हो जाएगा, आर्द्र भूमि और जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 13 का डी, आर्द्र भूमि जैव विविधता। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, देश की पहली अंतर शहर इलेक्ट्रिक बस सेवा किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई? आपको बताना है किन 2 शहरों के मध्य चलाई गई। आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, मुंबई और पुणे के मध्य में चलाई गई। बाकी के गलत हैं, जयपुर, अजमेर, पटना, दरभंगा, दिल्ली, जालंधर, ये सब गलत हैं। जो 14 का है वो बी सही है, मुंबई से पुणे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2019 पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखेंगे तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अरुण जेटली। ये अरुण जेटली की पुस्तक थी, तो इसको याद है। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने % है? बताइए आप लोग। तो 16 का जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, 3.5%। तो ये राजकोषीय घाटा मैंने जब केंद्रीय बजट बनाया है उस पर आप वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है और उसको आप देखिएगा, करंट अफेयर नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो, उसको आप देखिए। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मान लीजिए आप जो आई बटन आता है इस कोने पर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो भी, तो आप उसको देखिएगा। 3.5% केंद्रीय बजट और यूपी के बजट दोनों अलग अलग मैंने 2 वीडियो बनाए, दोनों आप देखिएगा, काफ़ी अच्छे से उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 मोतीलाल नेहरू संग्रहालय जो है वो लखनऊ में ही स्थित है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे, सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? आप बताइए, सोनभद्र को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं और कौन कौन से? तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का है वो सी सही हो जाएगा। 4 राज्यों से सीमाएं टच करती हैं, कौन कौन से? पहला है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी, मतलब 4 राज्यों से सीमाएं टच करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? मूंगफली मुख्यतः एक खरीफ की फसल है। दूसरा है, इसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। बताइए आप सभी लोग कौन सा उत्तर सही कौन गलत है? तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही बात है। मूंगफली मुख्यतः खरीफ की फसल है और इसकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है, सही है। और आप देखेंगे उत्तर के तराई के क्षेत्रों की जो बेल्ट है उसमें आपको ये फसल देखने को मिलेगी, जैसे अयोध्या हो गया और बहराइच के क्षेत्रों में, लखीमपुर में, सीतापुर में, इन सब की बेल्ट में क्या है कि आपको ये फसल देखने को मिलती है। थोड़ा बलुई मिट्टी चाहिए। और आप जान रहे हैं कि जो खरीफ फसल है उसकी बुआई तो जून जुलाई में ही की जाएगी, जैसे जिस टाइम धान की खेती की जाती है। तो 19 का जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो बुलंदशहर में स्थित है कि प्रथम इकाई चालू हुई थी, कब चालू हुई थी? आपको बताना है प्रथम इकाई कब चालू हुई थी। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही हो जाएगा वो है 1991 तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे। जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता फिलिस्तीन के बाद किसे हस्तांतरित की गई है? आप बताइए। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो फिलिस्तीन के बाद में जो हस्तांतरित की गई है वो गुयाना गणराज्य को गई, दक्षिण अमेरिकी देश है, तो गुयाना गणराज्य सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही है, गुयाना गणराज्य है। फिर देखिए गुयाना और फ्रेंच गुयाना 2 अलग अलग हैं, तो गुयाना गणराज्य आप समझिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 को बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी गुजरात सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आएंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ उसी तरीके से उत्तर भी देते रहिए, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं। तो मैं वो कमेंट सबके पढ़ता हूँ, कौन कौन से लाइव चैट में कितने लोगों कौन कौन उत्तर दे रहा है, बाकी बाद में कौन कौन उत्तर दे रहा है, मैं सबके प्रश्न पढ़ता हूँ, तो आप लोग उत्तर जरूर दिया कीजिए। कोई ऐसा एक इस समय तो जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं सबके कमेंट पढ़े जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है किसी दूसरे वीडियो पे आप कमेंट करें, तो लगभग अब इस टाइम जितने भी कमेंट आते हैं लगभग मैं पढ़ता हूँ। हो सकता है कुछ कमेंट छूट जाएं, लेकिन मैक्सिमम कमेंट पढ़ने की कोशिश की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है, कुशीनगर। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कल मैं बताऊँ, एक लोगों का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि आप बोर्ड ले आइए घर पे और मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दी जाए। तो दरअसल बात यह है कि बोर्ड इसमें लाया नहीं जा सकता। अगर जैसा किया जा सकता तो मैं अब तक ले आया होता और लगा भी देता, क्योंकि वो जगह जहाँ वीडियो बनती थी वो काफ़ी दूर है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से करीब 20 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। बोर्ड वहाँ से नहीं लाया जा सकता
बोर्ड काफ़ी बड़ा भी है, आसानी से तो आएगा नहीं। दूसरी चीज़ की बोर्ड लाने के बाद उसको फिट करना पड़ेगा, सब काफ़ी समस्या है। लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म की जाएगी, ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री बाद में नहीं ख़त्म की जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री देखिए मेरी जो मैं शुरू करा हूँ उसको मैं ख़त्म आगे आगे वीडियोस की बनाता रहूँगा। आप देख लीजिए लगभग जितने वीडियो मैंने शुरू किए, जैसे अब मेडिवल हिस्ट्री मैंने शुरू की, लगभग उसको ख़त्म किया। ज्योग्राफी मैंने ख़त्म किया, पर्यावरण के लगभग मैंने कुछ टॉपिक छूट गए, लगभग उसको ख़त्म किया। तो कहने का मतलब ये कि मैं चला रहा हूँ तो उसको ख़त्म भी करूँगा, इसलिए आप उसको, हाँ कुछ सब्जेक्ट मैंने नहीं ख़त्म किया ये भी मैं नहीं बताऊँ। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स नहीं ख़त्म किया, क्योंकि ऑनलाइन के इस ज़माने में आपका देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब आप देखेंगे नहीं तो आप उसको फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से जिसको जैसे लोग पसंद करते हैं उसी तरीके से बनाते हैं। आप इसका उदाहरण आप जा करके इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए जिसमें आप इकोनॉमिक्स का टेस्ट नाम से आपको मिलेगा। देखिए उसको कितने कम लोगों ने देखा है। जिसमें इकोनॉमिक्स शब्द लिख देंगे ना वो लोग कम देखते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको किसी के पल्ले पड़ता नहीं है, वो समझ में आता ही नहीं लोगों को, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। इस वजह से उसको स्टॉप किया गया था इकोनॉमिक्स का। आगे शुरू किया जाएगा, फिर मैं 4 से 5 वीडियो बना करके ट्रायल लूँगा कि किस तरह लोग पसंद करेंगे। जो लोग पसंद करेंगे तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग वीडियो देखना पसंद वही करते हैं जो थोड़ा सा उनको पहले से कुछ चीज़ें पता हो उनके बारे में, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा उत्सुक होते हैं। अब जिनको मान लीजिए आप वो वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक तो जब देखते वक्त क्या होता है कि अगर जो अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट टिका लेते हैं तब तो वो देखते चले जाते हैं, लेकिन शुरुआत में लोगों को टिकना ही बहुत जरूरी बात होती है, वो टिक नहीं पाते हैं लोग। इस वजह से टेस्ट मैं चला रहा हूँ। आप खुद जैसे आप लाइव देखते हैं तो उस पर साइड में देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है, ऊपर देखिए लिखा रहता है कि कितने लोग लाइव हैं, ये आता रहता है 21 वॉचिंग, 20 22 25 17 18 इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये आप देखिए कि लोग किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, ये लोग बैठ नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है कि वॉच टाइम पहली बात तो अच्छा आता नहीं और दूसरे लोग देखते नहीं। जब देखेंगे नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाने का मेरा मतलब क्या है, उसलिए आप वीडियो देखा कीजिए, पूरी देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूपी सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान शुरू किया है। फिर कारण है भारत सरकार ने 2021 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है फाइलेरिया को। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही हो जाएगा बताइए आप लोग पहले, फिर मैं उत्तर देता हूँ। कथन कारण है, कथन ए, कथन मतलब कारण बी दिया हुआ है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 से यूपी सरकार ने फाइलेरिया के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान शुरू किया। हाँ सही है, क्योंकि भारत सरकार ने 2021 तक पूरी तरीके से फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। और कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और आर मतलब ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या भी कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब हम आएंगे अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 25। कल का टेस्ट जैसे मैंने बताया है ज्योग्राफी के इंडियन ज्योग्राफी के साथ में प्राचीन इतिहास रहेगा, एशियंट हिस्ट्री प्लस इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट रहेगा। सुबह 11 बजे आप लोग उपस्थित हो जाइएगा और आप लोग उत्तर जरूर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उत्तर दीजिए। इसका उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा बनाते हैं? तो यूपी के 7 जिले हैं जो बिहार से सीमा बनाते हैं। आप उत्तर दक्षिण देखें, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है। इतने जिले हैं जो बिहार से सीमा बनाते हैं। 7 जिले हैं, इनको याद रखिए। बाकी आप लोग, हम जान रहे हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो खैर आप करंट अफेयर के प्रश्न आप दे के काम चला सकते हैं। बाकी का कुछ दिनों में अदर स्टेट के भी कुछ चीज़ें लाई जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि अदर स्टेट, क्योंकि मैटर जुटाना आसान काम नहीं रहता है, तो मैटर जुटाया जाएगा, फिर उसको ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।